नमस्कार छात्रों। आज 29 जून 2021 आज की अधिगम के आकलन की जो क्लास है, जो द्वितीय वर्ष के अनिवार्य प्रश्न पत्रों में शामिल है। द्वितीय वर्ष के आकलन में हम आकलन के वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे थे, उद्देश्यों के बारे में पढ़ा, क्षेत्र के बारे में पढ़ा। आज हम विशिष्ट गुणों के आधार पर हम आकलन के जो वर्गीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। हमने आकलन के वर्गीकरण में विशिष्ट गुणों के आधार पर हमने अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड के आधार पर हमने उसके अर्थ और विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कुछ विशेषताओं के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था, जिसमें अभिवृत्ति व्यवहार को दिशा प्रदान करती है, दूसरी एक संगठन है, तीसरी एक प्रत्यक्ष दर्शन है, चौथी बात सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है, पांचवी जो बात है अभिवृत्ति गत्यात्मक होती है, और छठी जो बात कहती अभिवृत्ति जन्मजात होती है। अभिवृत्ति ये पूर्व से विद्यमान नहीं होती है और हमेशा न कि जन्मजात होती है। ये किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, प्रसंग, परिस्थिति इत्यादि को आधार मानते ही ये सीखी जाती है। ये व्यक्ति के जीवजन्य प्रेरकों पर आधारित हो सकती है, लेकिन ये जीवजन्य अर्जित नहीं होती है, ये सीखी जाती है। अब बात आती है अगली विशेषता की, जो सातवीं विशेषता है कि अभिव्यक्ति में व्यक्ति वस्तु का संबंध का जो भाव है, व्यक्ति और वस्तु दोनों का भाव उसमें अंतर्निहित होता है। अब वस्तु और व्यक्ति के जो भाव की जो बात आ रही है, अभिव्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति या वस्तु में हमेशा उसके संदर्भित पाई जाती है, और इन अभिव्यक्तियों में इन्हें रखने वाला व्यक्ति या वस्तु जिसके संबंध में बात रखी जा रही है, उसके संबंध में इसकी बात वस्तु और व्यक्ति में विद्यमान होती है। अगली विशेषता की बात करती जा रही है, आठवीं विशेषता। अभिवृत्ति न्यून से अधिक के रूप में समान रूप से उपस्थित होती है और स्थायी भी होती है, यानी कि न्यूनाधिक रूप में स्थायी होती है। अभिवृत्ति की जब बात की जा रही है, यह हमेशा न्यून से अधिक की ओर सीखी जाती है, यानी कम से ज़्यादा की ओर सीखी जाती है, और इसमें हमेशा उसमें परिवर्तन होता है, क्योंकि अभिवृत्ति हमेशा परिवर्तनशील होती है। क्योंकि व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है देखने का, किसी भी व्यक्ति की बात करें, किसी भी वस्तु के बारे में बात करें, किसी संस्था की बात करें, किसी भी संगठन की बात करें, किसी भी दृष्टिकोण की बात करें, किसी भी परिस्थिति की बात करें, हमेशा व्यक्ति की जो अभिवृत्ति होती है, एटीट्यूड होता है, वो हमेशा परिवर्तित होता रहता है, वो स्थायी नहीं होता है, वो हमेशा परिवर्तित होता है। अगली जो विशेषता है, अभिव्यक्ति जो समूह में जो सदस्य होते हैं वो समान रूप से रहते हैं। अब जो अभिव्यक्ति रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वे अपने समूह में और अपने आप में एक समान जैसी दृष्टिकोण रखते हैं। चाहे वो समूह में रहेगा तो भी वही दृष्टिकोण रहेगा, अभिवृत्ति रहेगी, और अकेला इंडिविजुअल रहेगा, व्यक्तिगत रहेगा, तो भी वही दृष्टिकोण उसके सामने रहेगा। अगली जो विशेषता है 10वीं, अभिव्यक्ति में अभिव्यंजनात्मक और भावात्मक दोनों ही गुण पाए जाते हैं। अभिव्यक्ति यानी एटीट्यूड जो होता है, वह हमेशा इमोशनली और मोटिवेशनली दोनों ही तरीक़ों से वहाँ उपस्थित होता है। जैसे कि प्रेमी और प्रेमिका के जो गुण होते हैं, या पति एक दूसरे की अभिव्यक्ति होती है, वे दोनों प्रेरणात्मक मोटिवेशनल भी होते हैं और इमोशनल भी होते हैं, यानी कि इस तरीके की जो भावना होती है वह अभिव्यक्ति में दिखाई देती है। अगली जो बात आती है 11वीं, अभिव्यक्ति में व्यक्ति भी शामिल होते हैं और समूह भी शामिल होते हैं। अब व्यक्ति तो है ही है, मैंने ये पहले बात कही कि ये व्यक्ति और समूह के प्रति एक समान रहती है, तो उसमें निश्चित ही बात हो कि इसमें व्यक्ति और समूह दोनों एक दूसरे के प्रति वहाँ उपस्थित होंगे। अब वहाँ उपस्थित होंगे, लेकिन व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति घृणा का भाव रख रहा है, प्रेम का भाव रख रहा है, या किसी समूह के प्रति किस तरह का भाव रख रहा है, ये उस पर तय करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रति पूरक हैं, एक दूसरे के प्रति आश्रित हैं। तो इस तरीके से अभिव्यक्ति की जो विशेषता है वो सम्मिलित होती है। अब होते हैं अभिव्यक्ति के प्रकार। अभिव्यक्ति यानी एटीट्यूड के जो प्रकार हैं, वो हम विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के आधार पर हम उसको विभिन्न भागों से वर्गीकृत कर सकते हैं। मूलतः जो इसके प्रकार हैं लगभग 6 भागों में विभक्त हैं। पहला जो प्रकार है वह है
भावनात्मक या सकारात्मक अभिव्यक्ति। अब भावनात्मक या सकारात्मक व्यक्ति की बात की जा रही है, अभिवृत्ति की बात करी जा रही है। तो जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, और पॉजिटिव एटीट्यूड किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या संस्था, विचार, धर्म या किसी भी प्रक्रिया के प्रति विश्वास करते हैं, उसको पसंद करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसके ओर आकर्षित होते हैं, उसके अनुकूल हम समाजित होने का प्रयास करते हैं, तो हम उसके प्रति हम पॉजिटिव थिंकिंग की ओर जुड़ रहे हैं, और वह हमारी भावना है उसके प्रति जुड़ने की। तो वो सकारात्मक और भावनात्मक रूप से जो स्वीकार किया जा रहा है वो पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया, और ये हमेशा लाभदायक होता है। अब दूसरी बात होती है निषेधात्मक और नकारात्मक एटीट्यूड या अभिवृत्ति। नेगेटिव एटीट्यूड की जब बात की जा रही है, ये हमेशा किसी भी व्यक्ति के झुकाव या घटना किसी वर्ग के प्रति प्रतिकूल होता है, हमेशा उल्टा होता है। निषेधात्मक व्यक्ति अभिव्यक्ति जो होती है वो हानिकारक होती है, नुकसानदेह होती है। जहाँ हम किसी राजनीतिक पार्टी या किसी व्यक्तित्व या किसी प्रक्रिया, स्थान, जाति आदि व्यक्ति के प्रति हम घृणा करते हैं, या उसके व्यवहार से, उसके कार्य से हम निराश होते हैं, अविश्वास करते हैं, अपने से उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, तो हम उसको निषेधात्मक या रोकने या फिर नकारात्मक तरीके से उसको हम दूर करने का प्रयास करते हैं, हम वहाँ उससे हटने का प्रयास करते हैं, और यही अपनी निषेधात्मक या नकारात्मक अभिव्यक्ति कहलाती है। तीसरी जो अभिव्यक्ति है, सामाजिक अभिव्यक्ति। सामाजिक अभिव्यक्ति वे अभिव्यक्तियाँ हैं जो व्यक्ति में समानता, सहयोग, सहानुभूति, समर्पण, समरूपता, सामाजिक प्रतिष्ठा आदि की जो भावना है, वो भावना विकसित करने का जो कार्य करती है वो सामाजिक अभिव्यक्ति करती है। फिर चौथी जो है, विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति जो अभिवृत्तियाँ होती है, और विशिष्ट व्यक्ति जिसके आप ऐसे व्यक्ति जिसके अंतर्गत हम परिवार के सदस्य, पड़ोसी, मित्र, अन्य परिचित लोग होते हैं जो अपने लिए खास होते हैं, वो उनके प्रति जो एटीट्यूड होता है वो विशिष्ट गुणों से आधारित या विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति अभिव्यक्ति। अगली जो पांचवी है, विशिष्ट समूह के प्रति अभिव्यक्ति है। और विशिष्ट समूह की जब बात की जा रही है, जिसके अंतर्गत जाति, प्रजाति, कार्यालय, समुदाय, स्कूल, राजनीतिक पार्टी, दल, कारखाना या भाषाई समूह, क्षेत्रीय समूह आदि समूह प्रकार के जो अभिव्यक्तियाँ होती हैं, जिनके प्रति हम एक अपना अभिव्यक्ति का रूप शामिल किया जाता है, वे इनमें शामिल किया जाता है। फिर बात आती है अगली जो अंतिम जो होती है, सामान्य एवं विशिष्ट अभिव्यक्ति। सामान्य जो अभिव्यक्ति होती है उसमें हम स्नेह और श्रद्धा का भाव पाया जाता है, उसके प्रति सभी के प्रति हम मान सम्मान रखते हैं। और जैसे माता होती है तो अपनी माता के प्रति हम जनरल बात करते हैं, लेकिन दूसरी माताओं के प्रति भी वैसा ही हम मान सम्मान रखते हैं, तो वो हमारे लिए विशिष्ट हो गए। तो इस तरीके से अपनी जो माता है वो हम जनरली हम सामान्य रूप से उसको जितना मान सम्मान देते हैं, लेकिन दूसरों की जो माता है वो जितना उसके लिए मायने रखती है, जैसे हमारे से और विशिष्ट रूप में उसके लिए वही उच्च स्थान है। तो इस तरीके से विशिष्ट और सामान्य के रूप से एक अभिव्यक्ति विकसित होती है। अब ये अभिव्यक्ति के प्रकार है। अभिव्यक्ति के प्रकारों के साथ अगला जो बिंदु आ रहा है, अभिव्यक्ति का महत्व एवं कार्य। क्या महत्व होता है अभिव्यक्ति के बारे में? अब अभिव्यक्ति की जो मूलभूत बात होती है, ये मानव के व्यवहार का निर्धारण करती है, और उसके निर्देशों को पालन करने में, उसको निर्देश देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अभिव्यक्ति न कि हमारे व्यवहारों का बल्कि एक निश्चित दिशा भी प्रदान करती है। ये व्यक्ति में घृणा, प्रेम, रुचि, अरुचि, राग, द्वेष और आकर्षण, विकर्षण, पसंद, नापसंद, आदर, निरादर, संघर्ष, विराम, ये सहयोग, असहयोग आदि के गुण इसमें विकसित होते हैं, और इसी के कारण ये अभिव्यक्तियाँ विकसित होती है। किसी भी व्यक्ति की अभिव्यक्ति को समझकर उसके वर्तमान के बारे में पता लगता है, तो उसके भविष्य के बारे में भी कहा जा सकता है। इससे पता लगता है कि व्यक्तियों के व्यवहार के का पूर्वानुमान का भी हम अभिव्यक्ति के साथ सहारा ले सकते हैं। अब अभिव्यक्ति को सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से उसको कंट्रोल में किया जा सकता है, उसको किस तरीके से अपने व्यक्तित्व को विकास में सहायता मिलती है, ये सब अभिव्यक्ति के माध्यम से ही संभव है। कैच और कच फिल्म ने एक बात अभिव्यक्ति के बारे में कही की थी कि विश्वास और अभिव्यक्तियाँ व्यक्ति के लिए अनेक रूप से महत्वपूर्ण कार्य करती है। अब महत्वपूर्ण कार्य करती है, लेकिन उसके कार्यों का प्रत्यक्षीकरण और उसके समर्पण की जब बात की जा रही है,
वह उसकी उद्देश्यों में उसकी चेष्टाओं या उसकी इच्छाओं को वो सहायता प्रदान करती है कि व्यक्ति क्या चाह रहा है, उसमें क्या समझना चाह रहा है। तो ये सारी बातें उसमें अभिव्यक्ति में सिखाई जाती है। अब इसके कार्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ जो कार्य है, पहले तो आसपास की दुनिया को व्यवस्थित सरल बनाने का सबसे अच्छा कार्य करती है अभिव्यक्ति। दूसरा, ये मूलभूत मूल्यों को अभिव्यक्त करने का कार्य करती है। फिर तीसरा, अप्रिय सत्य यानी कि झूठ से बचे रहने का जो अपना स्वाभिमान है उसको बचाए रखने का या रक्षा करने का कार्य करती है। फिर बात आती है लोगों को समूह में अनुरूप रहने और बनाने का जो महत्वपूर्ण भूमिका है, सामंजस्य है, वो प्रदान करने का कार्य करती है। तो इस तरीके से आज हम विशिष्ट गुणों के आधार पर आकलन के वर्गीकरण के बारे में, अभिव्यक्ति के बारे में पढ़ा। कल अगले बिंदु के साथ हम उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।